फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डील कर रहे थे पीजीबीपी को लेकर और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 4A और 5 को लेकर। ये हम लोग मोटा मोटी एक बार मैं ओवरव्यू कर दे रहा हूँ। हम लोग डील कर रहे थे जो प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड और अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। इसमें यदि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको छूट मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 40A9 को लेकर 40A7 को लेकर आज हम लोग डील करेंगे अलॉन्ग विद द केस लॉ। यदि टाइम परमिट्स करता है तो, नहीं टाइम परमिट्स नहीं करेगा तो नेक्स्ट क्लास में केस लॉ को लेकर डील करूंगा। देखिए अब क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि 3614 और 3614 में आपको छूट कब मिलेगा? जब आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। मान लीजिए मेरा जो एम्प्लॉयर, मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने एक अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड खोल के रखा है, और एवरी ईयर में 50 लाख रुपीज उसमें कंट्रीब्यूट करता हूं। क्या इसका छूट मिलेगा? क्या इसका छूट सेक्शन 3614 में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो पूरा बोल दिया गया कि अप्रूव्ड होना चाहिए। बट तो ये फिर केस क्या हुआ होगा? केस ये हुआ होगा, जो एम्प्लॉयर था, जो एसएससी था, वो चला गया कोर्ट में और कोर्ट में कहा जो हमें 3614 का बेनिफिट नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरे 37(1) में कवर्ड होगा, सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में कवर्ड होगा। मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में कवर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में वो सारे एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं। दोज आर नॉट कवर्ड इन सेक्शन 30-36 एंड देयर आर सम कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड टू बी कवर्ड एंड एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37(1). व्हाट आर द कंडीशंस? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट, पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ कैपिटल नेचर। सेकंड क्या? एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ पर्सनल नेचर। और थर्ड क्या है? द पेमेंट शुड बी मेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ये आपका 37(1) में कवर्ड होता है। जो एम्प्लॉयर जो अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड खोल के गया था, वो कोर्ट में जाके कहा कि देखिए मैंने जो प्रोविडेंट फंड खोला है ये मेरा कैपिटल इन नेचर नहीं है, ये मेरा रेवेन्यू का है। सेकंड, इसने कहा कि मेरा पर्सनल यूज के लिए नहीं है, और जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, तो ये मेरा अलाउ होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सही है, आप सही बोल रहे हो। कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया गया। गवर्नमेंट इससे बहुत नाखुश हुई और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इसको सेक्शन 40A के अंदर में कवर कर दिया है। सेक्शन 40A क्या करता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सेक्शन 40A पूरे इंटायर इनकम टैक्स एक्ट को ओवर रूल करता है। तो सेक्शन 40A के अंदर में एक क्लॉज 9 इंसर्ट किया गया, सेक्शन 40A सब सेक्शन 9। 40A9 में क्या कहा गया? 40A9 में यह कहा गया कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड बाय एन एसएससी एज एन एम्प्लॉयर के रूप में। आप गौर से देखिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं। एम्प्लॉयर के रूप में आप कुछ भी जो पे करोगे, किस चीज के लिए? टुवर्ड सेटिंग अप और फॉर्मेशन ऑफ और कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड, ट्रस्ट, कंपनी, एओपी, बीओआई, सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। समझ में आया? 40A9 का एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट क्या एक्सेप्शन है? 5 एक्सेप्शन है, इसके 5 एक्सेप्शन है। पहला क्या है? पहला लिखा हुआ है कि वेयर सच सम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर एनी लॉ इन फोर्स। पहला क्या लिखा है? वेयर सच सम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर एनी लॉ इन फोर्स। पहला ये हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? पेमेंट्स टुवर्ड्स अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड्स। थर्ड क्या है? पेमेंट्स टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड। और फोर्थ क्या है? पेमेंट्स टुवर्ड्स अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और लास्ट क्या है? पेमेंट्स टुवर्ड्स पेंशन स्कीम कवर्ड अंडर सेक्शन 80 CCT।
समझ में आया? तो ये जो आपका 3614 था, जो आपका 3614 4A और 5, उस सब को छोड़ के उसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसको ऐड कर दिया। ये 5 एक्सेप्शन दिया गया। तो आप गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो कोर्ट्स के जजमेंट थे उसको ओवररूल करने के लिए सेक्शन 48 सब सेक्शन 9 बुलाया। आई थिंक ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये 40A9 के आने के बाद क्या हुआ होगा, 40A9 के आने के बाद आप जो कंट्रीब्यूट करोगे, जो आपको पीएफ में जो अनअप्रूव्ड पीएफ फंड में जो आप कंट्रीब्यूट करते थे वो अलाउ नहीं होगा, वो अलाउ नहीं होगा। आइए डील करते हैं। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं कि दो बड़ी कंपनी है, कोक एंड पेप्सी। कोक एंड पेप्सी में आपस में वार था। दोनों के क्या करते थे, कोक क्या करते थे, पेप्सी के एम्प्लॉय को ले रहा था, पेप्सी क्या करते थे, कोक के एम्प्लॉय को ले रहा था। तो इन दोनों कंपनी के एम्प्लॉय टर्नओवर ह्यूज थे। जो जहां पर अच्छा काम कर रहा है उसको अधिक पैकेज देके उसको ले लेगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों कंपनी परेशान थे। तो यूएसए कोक ने क्या किया, यूएसए कोक ने कहा कि आप एम्प्लॉय को इतना अधिक बेनिफिट दे दो ताकि वो कंपनी छोड़ने से पहले 100 बार सोचे। यूएसए कोक ने कहा कि आप एक काम करो, आप कोक एम्प्लॉयर, आप ऐसा कर दो, कोक एम्प्लॉयज चिल्ड्रन फंड, कोक एम्प्लॉयज मैरिज फंड, कोक एम्प्लॉयज हायर एजुकेशन फंड, कोक एम्प्लॉयज मैरिज फंड, ऐसा बहुत सारे फंड्स बना लो ताकि और उसमें एक ह्यूज कंट्रीब्यूट कर दो ताकि कोई एम्प्लॉय यदि छोड़ेगा तो उसको ये पता रहेगा कि मेरा इतना सारा मैं लॉस से जा रहा है, तो अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा यूएसए कोक ने कहा कि ऐसा हम लोग करते हैं। क्या हुआ होगा, जैसे ही वो इंडिया में आया तो जो इंडियन एक्सपर्ट्स थे उसने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ सेक्शन 48 सब सेक्शन 9, बिकॉज ऑफ 48 सब सेक्शन 9। और इस तरीके से कोक को अपने से पीछे हटना पड़ा, कोक को पीछे हटना पड़ा। कोक इस तरह के फंड को क्रिएट नहीं किया क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिलता। समझ गए? अभी देखिए, मान लीजिए किसी ने अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड खोल के रखा है। अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको तो आप छूट नहीं दे रहे हो, उसको तो आप छूट नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? बिकॉज ऑफ सेक्शन 40A9, क्योंकि आप जो कंट्रीब्यूट करो उसको आप अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपने एक प्रोविजन खोल के रखा है, या फिर आपने अलग से फंड नहीं खोल के आपने क्या किया, आपने प्रोविजन खोल के रखा है। आप उसको एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर पीएफ, प्रोविजन फॉर पीएफ खोल के प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड खोल के आपने रखा। तो ये आपने जो प्रोविजन खोला उससे भी छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इसका छूट मिलेगा जब आप एक्चुअली पे कर दोगे, जब आप पीएफ एक्चुअली पे कर दोगे। जैसे ही आप पीएफ एक्चुअली पे करते हो तो जिस साल आप पीएफ पे करोगे उस साल ये छूट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में, ठीक है। एक और बेहतरीन केस रहा है, मतलब ये आपके केरला का, ये केरला हाई कोर्ट का है। मेरा जो सेकंड एम्प्लॉयमेंट था वो मैं बार्क में था, तो मेरी पोस्टिंग केरला में थी। तो मैं ऐसा देखता था कैसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बने हुए थे, बहुत सारे कोऑपरेटिव बने हुए थे। क्या होते थे इसमें करते क्या थे ना, जैसे मान लीजिए ट्रेवलकर, कोचिन केमिकल लिमिटेड, ये सब ये कंपनी करते क्या थे, ये होता क्या था कि कोई एक बहुत बड़ा स्कूल है, सपोज कीजिए डीपीएस, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, डीपीएस के साथ में ट्रेवलकोर केमिकल कंपनी लिमिटेड का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मेरे जो एम्प्लॉय होंगे वो आपके डीपीएस में पढ़ाई करेंगे, आपका जो इस ब्रांच के जो डीपीएस उसमें पढ़ाई करेंगे, और जो भी उसका मंथली फीस होगा वो सब्सिडाइज रेट में कुछ एम्प्लॉय पे करेगा, बाकी जो डिफरेंस फीस होगा वो मैं पे करूँगा, डिफरेंस फीस होगा वो मैं पे करूँगा, ठीक है। तो क्या ये जो कंपनी जो पर ईयर जो पे कर रहा है, सपोज करो 1 ईयर कंपनी ने 50 लाख रुपीज बच्चों के एजुकेशन फीस के लिए, एम्प्लॉय चिल्ड्रन एजुकेशन फीस के लिए जो पैसा पे किया गया डीपीएस को, क्या वो अलाउ होगा, क्या वो अलाउ होगा? और यदि ये अलाउ होगा तो किस सेक्शन में अलाउ होगा? केस क्या होगा? केस ये हुआ होगा जो एम्प्लॉयर था, जो एसएससी है, उसने इसको एक्सपेंसेस क्लेम कर लिया होगा, और एओ ने क्या किया होगा, एओ इसके ऊपर सेक्शन 48 सब सेक्शन 9 को इन्वोक कर दिया होगा कि आप कुछ भी पे नहीं कर सकते हो फॉर द कंट्रीब्यूशन, सेटिंग अप, फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव्स, एओपी, बीओ, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो एसएससी ने इसको इन्वोक कर दिया होगा और खर्चे को डिस अलाउ कर दिया होगा। मैटर गई केरला हाई कोर्ट।
केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा? केरला हाई कोर्ट ने कहा कि जो आप पेमेंट जो एम्प्लॉयर जो पेमेंट कर रहा है स्कूल को, वो नहीं इंस्टीट्यूशन के सेटअप के लिए पे कर रहा है, नहीं किसी अदर एक्सपेंस, नहीं कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, नहीं अदर किसी फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये तो एम्प्लॉय वेलफेयर बेनिफिट के लिए पे कर रहा है और ये आपका एम्प्लॉय वेलफेयर बेनिफिट के अंदर में आता है और इसका खर्चा का छूट आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। सीआईटी वर्सेस ट्रेवेंकर कोचिन केमिकल लिमिटेड, केरला हाईकोर्ट का, ठीक है। अभी देखिए, अब मैं आपको कहा था कि एक्चुअरीज को लेकर मैंने कहा था, तो ग्रेजुएटी फंड में क्या होता है, एक्चुअरी एसेस करते हैं कि कितना आपको कंट्रीब्यूट करना है। क्या हुआ, एक एम्प्लॉयर ने, एक एसएससी ने क्या किया, जो नहीं बनाया, फंड नहीं बनाया और एवरी ईयर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन क्रिएट करके खर्चा क्लेम कर लिया। ये जो प्रोविजन क्रिएट कर रहा है, दैट प्रोविजन इज क्रिएटेड एज पर द एक्चुअरीज एडवाइस। जो जितना एक्चुअली बोला क्रिएट करने के लिए, वही पैसा को प्रोविजन क्रिएट कर रहा है। ग्रेजुएटी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी बोल के। समझ में आया? तो इसका छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेवरल कोर्ट ने कहा कि इसका छूट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप क्योंकि आप क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि आप जो क्रिएट कर रहे हो, ये आपका क्रिएट कर रहे हो एज पर द एक्चुअल वैल्यूएशन और एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या लिविंग द जॉब, जो ग्रेजुएटी का जो पैसा मिलेगा वो एज पर द लॉ उसको मिलेगा, जितना उसका होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया। गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया, गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया और गवर्नमेंट ने इस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए सेक्शन 40A सब सेक्शन 7 को लाया गया। सेक्शन 40A सब सेक्शन 7 क्या कहता है? देखते हैं, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन मेड बाय एसएससी फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी टू एज एम्प्लॉय। किसी तरह का छूट नहीं मिलेगा, किसी तरह का छूट नहीं मिलेगा। आप यदि प्रोविजन क्रिएट करते हो फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी टू इट्स एम्प्लॉय, आप यदि प्रोविजन क्रिएट करोगे तो आपको छूट नहीं मिलेगा। बट इसे कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला क्या है, जो एक्सेप्शन ये है कि जब आप पेमेंट एज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, जब आप पेमेंट कर देते हो ग्रेजुएटी फंड में, तो वो इसका एक्सेप्शन है। ये तो मैंने पहले ही कह दिया था 3615 में, 3615 में मैंने आपको कह दिया था कि जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको छूट मिल जाएगा। और दूसरा क्या था, when the provision made for the payment of gratuity actually becomes payable during the previous year। सपोज कीजिए आपने ग्रेजुएटी क्रिएट किया था बट आपने पे नहीं किया, आपने प्रोविजन क्रिएट किया बट आपने प्रोविजन क्रिएट किया और आपने पे नहीं किया। आपसे प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उस प्रॉफिट को सेट कर रहे हो, बट जब एम्प्लॉय रिटायर करता है तब आप उसको ग्रेजुएटी पे कर देते हो। जैसे मैंने पीएफ में कहा था, जब वो रिटायर करता है आप उसको ग्रेजुएटी पे कर दोगे। तो जैसे ही आप ग्रेजुएटी पे कर दोगे तो वो आपका कवर्ड हो जाएगा, वो आपका कवर्ड हो जाएगा सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में। समझ गया? सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में। तो 40A9 क्या कहता है, 40A7 क्या कहता है, जो आपको कोई छूट नहीं मिलेगा यदि आप प्रोविजन क्रिएट करते हो। छूट मिलेगा, एक्सेप्शन क्या है, जब आप एक्चुअली पेमेंट करते हो ग्रेजुएटी फंड में। और दूसरा क्या होगा, जो प्रोविजन है वो एक्चुअली बिकम्स पेएबल, जब वो पेएबल हो जाता है, रिटायरमेंट पर वो पेएबल हो जाता है, जब आप पे कर देते हो तो आपको छूट मिल जाएगा। एलआईसी पे बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि एलआईसी के पास एक प्रीमियम लेके रखते हैं। ग्रेजुएटी के लिए एलआईसी के पास एक प्रीमियम लेके रखें और प्रत्येक ईयर एलआईसी को प्रीमियम पे करते हैं। जब कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट होगा, रिटायरमेंट होगा या लिविंग द जॉब होगा, तब उसका जो ग्रेजुएटी का जो फंड है वो एलआईसी पे करता है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या चाहा था, तो इसको भी एक तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट चाहती थी एलआईसी को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप यदि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेके रखें फॉर द ग्रेजुएटी फंड के लिए, तो वो आपका अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में। मेरा जो सेकंड जॉब था वो था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में, उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था अंडर द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर ग्रेजुएटी के लिए आपका पेमेंट दिया जाता था एलआईसी को फीस पे कर दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत जगह से एग्जांपल्स मिलेंगे जो ग्रेजुएटी के लिए आप एलआईसी से आप ये ले लो, आप पॉलिसी
ले रहे हो। तो इसको एक एक्सेप्शन में नहीं दिया गया, इसको सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में इसको कवर किया गया। जो आप यदि किसी LIC से भी पॉलिसी लोगे तो वो और आप उसको LIC को प्रीमियम पे कर रहे हो फॉर द एंड द पॉलिसी वाज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी टू इट्स एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो इन दिस केस ऑल दिस एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 और आपको इसका अलाउ मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। यदि मेरे वीडियो से आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए, कुछ ऐड ऑन हो गया आपके कंसेप्ट में, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका कुछ क्वायरीज है तो आप कमेंट में लिखिए, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। माई मेल ID is taxxfinancialservices@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।